में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के 7 चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा-सा न्यूमेरिकल बेस्ड है एंड पैरेलली विद it is a theoretical based. So in exam we can expect both type of questions. And these are the short videos where we will be covering the key topics from MCQ perspective as well as from the descriptive perspective. So let's start with our seventh chapter. So seventh chapter is all about the corporate financial statements. तो अभी तक हमने बेसिकली अभी तक हम देख चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी कौन सी होती है, लाइक बैलेंस शीट, आपके पी-एल-एन अकाउंट, आपके की टर्म्स क्या होते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज क्या होती है। फिर उसके बाद हमने देखा 2 चैप्टर्स के अंदर के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। नाउ इट कम्स द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करें तो अभी तक जो हमने 6 चैप्टर्स में पढ़ा है, इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट इट रिलेट्स मोर टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कैसे प्रोसेस रहता है हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बट येस there are certain things which are important from the exam perspective, and there are some repetitive terms as well, repeated things as well. So if you have just covered all the 6 chapters, specifically the starting 4 chapters, then you can easily cover all the topics in this chapter. And so let's start with our this chapter. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सो इट्स अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय द कंपनी। सो कंपनी का एक सेक्शन है विच वी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 13, it is maintained in respect of all sums of money received and expended, all sales and purchases, assets and liabilities, and all the items that have been prescribed under section 148. So मैंने स्पेसिफाई किया है यहाँ पे सेक्शंस का। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनीज के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना किस सेक्शन के थ्रू मैंडेट है। सो इट्स सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 13, सेक्शन 2 ब्रैकेट 13, राइट। देन नेक्स्ट कम्स एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हर कंपनी को मेंटेन करनी जरूरी है। लाइक जैसे आपका बैलेंस शीट हो गया, आपका पी-एल-एन अकाउंट हो गया, चेंज इन द इक्विटी हो गया, कैश फ्लोज हो गया, सर्टेन नोट्स हो गए, कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन हो गई of the preceding period, and a balance sheet at the beginning of the preceding year if the company has applied for an accounting policy retrospectively. So इस टाइप के कुछ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंपनी को अपने पास रखने मैंडेट है एंड एज पर इट्स इन एएस। Then next comes as the consolidated financial statement, and consolidated financial statement is basically जब कोई कंपनी की मल्टीपल सब्सिडरीज है या सपोज वो मल्टीपल प्लेसेस पे ऑपरेट कर रहा है, देन इट्स इम्पोर्टेंट कि जो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आपकी कंसोलिडेटेड होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ द चेंज इन इक्विटी। सो इसके अंदर आपके 2 पार्ट्स है। वन इज द चेंज इन द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज इक्विटी चेंज इन द इक्विटी ऑफ अदर कैपिटल। So these are the small things. Then next comes again an important topic. It's more or less important from MCQ perspective, not from the descriptive perspective. ये topics हम पहले भी discuss कर चुके हैं। If we talk about initially 1 or 2 chapters, आपका assets क्या होता है। Assets basically एक company की एक entity हो गई जो कि वो अपने पास एक्वायर करके रखता है, विच इंक्लूड्स फर्नीचर और मशीनरी और लैंड और you can say the building or maybe the cash. All these forms the part of the assets. Assets हम पहले भी देख चुके हैं। आपके 2 टाइप के assets होते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉन करेंट assets and second is the current assets. So non current assets basically आपके वो एसेट्स होते हैं जो कि आपका जिससे आप इजीली कैश रिकवर नहीं कर सकते। डेफिनेटली इट विल रिक्वायर मोर देन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड टू गेट देम सोल्ड, लाइक जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कैपिटल, इन्वेंट्री, गुड्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स में भी आपके बेसिकली टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स रहेंगे, डेफर्ड टैक्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन करंट एसेट्स आपके कौन से होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स आर द शॉर्ट इन्वेंट्री, स्मॉल टर्म इन्वेंट्रीज और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिकवरेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक बैलेंस, लोन्स, करंट टैक्स एसेट्स और द अदर करंट एसेट्स, जो बेसिकली आपके उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जो कि विद इन अ ईयर नॉर्मली रहता है, विद इन 12 मंथ्स, उनसे आप कैश रिकवर कर सकते हैं, राइट।
This is very straightforward. Then next comes as the equity. इक्विटी इज बेसिकली द ऑनर्स कैपिटल जो कि ऑनर ने इन्वेस्ट कर रखा है. इसमें अगेन आपके एक टर्म आता है विच कॉल्ड एज द इक्विटी कैपिटल शेयर. इक्विटी कैपिटल शेयर एंड द प्रेफरेंसेस शेयर्स. तो आपके दो टाइप के इसमें शेयर्स होते हैं. इक्विटी शेयर्स आपके स्मॉल यूनिट में होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स आपके कुछ एक स्टेक होल्डर्स होते हैं विच दे गेट द राइट ऑफ द बीइंग अ प्रेफरेंस शेयर बट दे डू नॉट हैव द एनी वोटिंग राइट. सो ये टर्म आपकी इंपॉर्टेंट है कि कौन से आपके जो स्टेक्स हैं उनके पास या कौन से होल्डर्स हैं जिनके पास वोटिंग का राइट्स नहीं होता. सो आंसर विल बी द प्रेफरेंस शेयर्स. Then next comes as the other equity. Other equity की बात करें so it includes the share application money pending allotment or the capital revenue or the securities premium revenue, retained earnings, re-evolution surplus. And if you talk about the liabilities again आपकी दो parts में divide होती है. One is the non-current and the second is the current liabilities. As similar to the assets, नॉन करंट के अंदर आपकी जो फाइनेंशियल बोरिंग्स हो गई है, टैक्स पेबल्स हो गई, प्रोविजंस हो गई जो आपके लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट द करंट लायबिलिटीज देन अगेन इट इंक्लूड्स द सेम थिंग बट द पीरियड इज अगेन द वेरी स्मॉल. मतलब जो आपके शॉर्ट पीरियड के लिए आपकी लायबिलिटीज रहती है. देन नेक्स्ट कम्स एज द कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स. सो इसके अंदर अगर हम बात करें सो इसमें आपका सबसे पहला आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप उस पर्टिकुलर पीरियड का जो प्रॉफिट एंड लॉस है या आपकी जो भी कम्प्रिहेंसिव इनकम है उस पीरियड की वो आप डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट कम्स एज द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस. ऑपरेशंस बेसिकली आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो आपका आ रहा है जो कि आपकी नॉर्मल ऑनगोइंग एक्टिविटीज है उससे आपका जो रेवेन्यू आ रहा है विच मीन्स द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस जिसमें नॉर्मली आपका रहता है सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स और मे बी द sale of the services or maybe the other operating revenues. Then next comes as other income. Other income में आपके जैसे आपकी जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग हो गई जैसे आपने कुछ फाइनेंसिंग आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है या आपका सॉरी इंटरेस्ट आ रहा है या आपका कुछ डिविडेंड आ रहा है दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द अदर इनकम. देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर दैट वी कॉल्ड एज द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में आपका जैसे आपका अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हो सकता है जैसे आपका रेंट हो गया या फिर आपका एक पीरियड के अंदर जैसे कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड हो गया या फिर आपका एक साल से ज्यादा का भी वो पीरियड हो सकता है. जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है उससे बाद के पीरियड के भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं. अब इसमें कुछ एक टॉपिक्स हैं एंड उसके अंदर आपके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं. अगर आप बुक को रेफर करें सो देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज सो वी कैन एक्सपेक्ट one or two MCQ questions with the formula based or you can ask some question out of it which you needs to be solved. Like जैसे cost of material consumed. So this is equal to the beginning inventory plus material purchase minus ending inventory. It's simple. आपने एक साल के अंदर आपका जो स्टार्ट हुआ उसमें से आपने जो लास्ट में खत्म हुआ वो माइनस किया और विद इन अ ईयर आपने कितना मटेरियल परचेज किया दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. देन नेक्स्ट इज द परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो आपने स्टॉक्स परचेज कर रखे हैं. देन नेक्स्ट कम्स एज चेंजेस इन द इन्वेंटरीज ऑफ द फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड द स्टॉक इन ट्रेड. सो दिस इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लस परचेज प्लस चेंज इन द इन्वेंटरी. जो सारे आइटम्स आप एड अप करेंगे दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ cost of goods available for sale. Then next comes as employee benefit expense. So it's simple जो आपने सैलरीज देते हैं या जो वेजेस देते हैं या फिर आप स्टाफ के वेलफेयर के लिए देते हैं या कुछ भी आप उनको बोनस देते हैं दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. देन नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल कॉस्ट जो भी आपका इंटरेस्ट डिविडेंड या आपका अदर एक्सचेंजेस आ रहा है या अदर बोरिंग कॉस्ट आ रही है दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट. देन नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन एंड amortization कॉस्ट. तो डेप्रिसिएशन और amortization हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो आपका डेप्रिसिएशन है that is related to the tangible products and amortization is related to the intangible products. So it's very important to remember depreciation is for tangible, amortization is for intangible assets. tangible आपके जिनको आप टच कर सकते हैं जैसे आपका प्लांट या आपका मशीनरी कुछ भी हो गया या फिर intangible की अगर हम बात करें तो आपका गुडविल हो गया आपका पेटेंट हो गया दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द intangible one. Next comes is the profit before
देर आर सम अदर एक्सपेंसेस जिससे बुक में आपका दिया हुआ है विच इज प्रॉफिट बिफोर द एक्सेप्शन आइटम्स एंड टैक्स, जो कि आपका जो भी आपका प्रॉफिट आया बिफोर द एक्सेप्शन आइटम, इट्स सिंपली द डिफरेंस ऑफ द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंसेस, आपका कितना आउटपुट आया माइनस कितना इनपुट हुआ. देन नेक्स्ट इज द एक्सेप्शनल आइटम्स. कुछ एक एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं जो कि आपके नॉर्मल कोर्स के अंदर नहीं होते, जैसे आपकी कुछ एक सरप्लस आइटम्स हो गई, या आपकी बिजनेस की सब्सिडरीज का पार्ट हो गया, या आपने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करी, या आपको कुछ इम्पेयरमेंट हुआ, या आपका कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया. दीज आर नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द एक्सेप्शनल आइटम. देन इज द टैक्स एक्सपेंस. टैक्स में आपका आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, या फिर आपका जो भी इंटरनल आपका जीएसटी या जो भी आपके इनकम अदर टैक्सेस हैं वो आपका पार्ट होगा. देन नेक्स्ट इज द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंट फ्रॉम फॉर द पीरियड फॉर अकाउंटिंग फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. देन नेक्स्ट इज द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. मैनी अ टाइम्स आपकी कोई फर्म बंद हो गई, आपका कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट बंद हो गया, सो जो भी उससे आपका प्रॉफिट या जो भी लॉस हुआ वो आप उसमें डिफाइन करेंगे. देन नेक्स्ट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. देन इज अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, जो भी आपकी कंसोलिडेट होके आपकी इनकम आई, दैट वी कॉल एज द ओसीआई. Then next comes as the earning per share, which is again an important topic from theoretical, means we can say from descriptive perspective. So many a times they can ask a question कि earning per share को आपको describe करना है. So earning per share में आपके दो types होते हैं, one is the basic and the second one is the diluted one. So basic is calculated by dividing the total profit or loss to the ordinary equity stake, जो उसका formula है profit and loss divided by the weighted average of the ordinary shares. That is very straightforward. And second is the diluted one, which means where we report the diluting earnings per share in addition to the basic earning per share, जो आपका basic EPS है. So the purpose of reporting is to inform the diluted with the potential dilution that might occur in the earning per share. जो भी आपका dilute हुआ है, that we call as the diluted earning per share. आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, you can just refer to the book for this. This is an important topic जो आपका earning per share है, that is important जो आपका स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग होता है, that you can refer for a descriptive question, and definitely we can expect one MCQ question also from EPS. Then next comes as the income tax. तो income tax में आपका advance tax आ गया, आपका provision for tax आ गया, and the last forms the part of the dividend, जो कि आप where you are distributing the profits of the company to its certain stakeholders, जो कि आपका interim रहता है, final रहता है. Interim is again in the middle of that period, and final is at the end of that particular period, or you can say the accounting period. So these are all the certain terms which are important from the corporate financial statements in respect to the corporates. So this chapter is a little bit theoretical one. There are nothing much, but there are certain key topics which you need to refer. So it's a long chapter, but you need not to cover the all the things. There are certain things which we had covered, so you can refer those only for the exam perspective. And if you have any doubts or facing any issues, you can just feel free to connect to me at gsc.mba@gmail.com. If you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for further videos. Thank you so much.